2024 के चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। वहीं ईडी की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर हो सकती है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मीडिया में अभी ये सब खबरें नहीं है, क्योंकि मीडिया अभी फिलहाल राम मंदिर दिखा रहा है। लेकिन राजनीति में 2024 को लेकर जो हिसाब किताब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 इतना आसान भी नहीं हो सकता है जितना वो सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज एक बड़ा अपडेट है। कांग्रेस के पाले में एक बड़ा गेंद आया है। सोचिए, जगन मोहन रेड्डी की बहन, दरअसल उनके पिता मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। बाद में जब उनको कांग्रेस ने हटाया, जब वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी मौत हो गई, आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस का व्यवहार अच्छा नहीं था। आंध्र प्रदेश में लगातार 2 सीएम बदले गए और जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया गया। उनकी मां को भी कांग्रेस ने ह्यूमिलिएट किया। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने लगातार देश भर में यात्राएं की। वो देश भर इसलिए कह रहा हूं कि वो लगातार कांग्रेस दफ्तर भी आते थे, दिल्ली भी आते थे, लेकिन उनका ह्यूमिलेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो आंध्र प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे और ये नतीजा ये हुआ कि वो अगली बार सीएम बन के आ गए और लोकसभा में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन अब वहाँ जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट भी उनका कट रहा है, दलित पिछड़े वोट भी कट रहे हैं। वैसे जगन मोहन रेड्डी ने दलित पिछड़े को डिप्टी सीएम भी बनाया है, लेकिन आज उनकी बहन जो है जया, वो सीधे सीधे कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गई हैं। तो ये बात तो तय मानिए कि कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में फायदा होने जा रहा है। वहीं तेलंगाना में भी कांग्रेस को फायदा ही होगा। इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए एक और रास्ते बंद हो गए जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उनके लिए आता। अब बात करूंगा हिंदी पट्टी की। हिंदी पट्टी की राजनीति सबसे अहम है, क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी में, 40 सीटें हैं बिहार में, 14 सीटें हैं झारखंड में, पंजाब में पिछली बार बीजेपी को ठीक ठाक मिला था, दिल्ली में 7 सीटें मिली थी। ये सब स्टेक पर लग रहा है। यहाँ तक कि बंगाल में भी उनको सीटें मिली थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को अगर हरवाना है तो उनको कुछ चेहरे पर ध्यान देना पड़ेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष तभी जीत सकता है जब इस चुनाव में कुछ बड़े चेहरों को एक साथ लाया जाए। मैं एक साथ आपको 4-5 चेहरे दिखा रहा हूं। पहला चेहरा नीतीश कुमार, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ भी काम किया है, सोशल जस्टिस को भी समझते हैं, बेदाग छवि है और कोई आरोप भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ओबीसी फैक्टर पर खरा उतरते हैं। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े लागू किए हैं और उसके बाद से 65% रिजर्वेशन भी कर दिया SC/ST का। तो शरद यादव नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे, लालू यादव अब चुनाव लड़ नहीं सकते, अस्वस्थ भी हैं। ऐसे में सोशल जस्टिस के सबसे विश्वसनीय और बड़े चेहरे में नीतीश कुमार का नाम है। और अगर इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाता है तो ये शानदार होगा। दूसरी तस्वीर है मायावती जी की। मायावती जी इस देश में एक लौती ऐसी 4 बार मुख्यमंत्री रही है यूपी की, और एक ऐसी पार्टी की नेता है जिसका देश भर में जनाधार है। तो 15 से 16% दलित समाज और तमाम SC/ST OBC जैसे जैसे बहुजन समाज और किसान जातियों में यूनिटी बन रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मान सम्मान और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई समझ रहे हैं, और जगदेव बाबू हों या रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो या मान्यवर कांसीराम साहब के, जब वो विरासत को समझते हैं, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को समझते हैं यहाँ तक कि, तो उनका सम्मान और बढ़ जाता है। क्योंकि अभी भी जो मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलन को मायावती जी जो है उन्होंने संजो कर रखा। और एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो पिछला उनका काम है यूपी में, खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल और बहुजन आंदोलन के प्रतीकों को जिस तरह से उन्होंने जिंदा किया है, उनको जिस तरह से उन्होंने लेजिटिमाइज किया है, जिस तरह से उन्होंने SC/ST OBC किसान जातियों के मान सम्मान को बढ़ाया है, और खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी और नौकरियां, ये सब जो उन्होंने दिया है, उसको लेकर वो बड़ा चेहरा है। और अगर ये आते हैं गठबंधन में या प्रधानमंत्री का भी चेहरा इनको बनाया जाता है, तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में 10 से 12% वोट स्विच होगा और बीजेपी के पास इसका कोई काट नहीं है। ठीक जैसे नीतीश कुमार सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं, उनकी अपनी ही कम्युनिटी की बात करें
तो नीतीश जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ गुजरात हो, या फिर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हो, या फिर आपको बता दें उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो और राजस्थान हो। यहाँ पटेल मराठा समुदाय एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कुर्मी समुदाय एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और जाति जनगणना एक अहम लीड देता है नीतीश कुमार को। और उसके बाद मायावती जी को भी ये चेहरा, मायावती जी एक छत्र नेता है और उनकी एक्सेप्टेंस सभी समाजों में, बहुजन समाजों में बढ़ी है। तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव भी बड़े चेहरे हैं, ओबीसी के चेहरे हैं, यूपी में उनका खास रोल है। और मायावती जी की तरफ भले देश भर में उनकी पार्टी का कैडराइज तो नहीं है, लेकिन वो लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड में उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा और वो इंडिया गठबंधन में उनको बड़ी जिम्मेदारी जाती है, तो ये भी एक शानदार होगा। जयंत चौधरी अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं और जाट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जाट समाज ऐसे भी बहुत खफा है बीजेपी से, पहले वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के पाले में गया था। अगर जयंत चौधरी इधर रहते हैं तो जाट समाज पूरी तरह से बीजेपी से कट जाएगा। उसके बाद सोचिए, चंद्रशेखर रावण को भी लाया जा सकता है गठबंधन में। युवाओं के बड़े नेता हैं, देश भर में उन्होंने भी काम किया है और खासकर हिंदी पट्टी में उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं और शेड्यूल कास्ट के वोट वो अपने पाले में ला सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा चेहरा है दक्षिण भारत से स्टालिन का, सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं और बड़ी बेहद शानदार छवि बनाई है उन्होंने। भले अभी वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी पार्टी गठबंधन में भी है। तो उदयनिधि स्टालिन जो उनके बेटे हैं, उनकी भी जो भूमिका है बड़े, जो अगर ये लोग स्टार कैंपेनर बनाया जाए तो ये शानदार हो सकता है। उसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, ये दो ऐसे हैं जो बहुत ही सस्पिशियस हैं। ममता बनर्जी के अपने पत्ते बहुत साफ है उनके पास। बीजेपी उनको, अगर ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं करती हैं तो पश्चिम बंगाल में सबसे कमजोर कड़ी होंगी ममता बनर्जी और बीजेपी उनको रौंद देगा, क्योंकि बीजेपी वहां लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों की राजनीति कर रही है और वहां कोई भी दलित पिछड़े आदिवासी बड़े नेता किसी ऐसे दल में नहीं है जो ममता बनर्जी के साथ हो, इसलिए बीजेपी उन्हीं पर फोकस कर रही है। और अगर ममता ने हेकड़ी दिखाई, ममता बनर्जी को सवर्ण वोट करते नहीं, वो बीजेपी के साथ करते हैं, दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमान वोट करते हैं, तो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में रहना पड़ेगा। बस वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ समझौता जरूर करे तभी वो दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल वो पार्टी है जो बीजेपी को डेंट करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को वो डेंट कर रहे हैं क्योंकि अगर वो वैश्य समाज से है और वैश्य समाज का 1-2% वोट भी उन्होंने इधर उधर ट्रांसफर करा दिया। 2 राज्यों में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और बिना अरविंद केजरीवाल के पंजाब और दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को हराना असंभव है। वहीं आपको बता दें हेमंत सोरेन बड़े चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज के हैं। उन्हीं की काट में बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है दलित समाज की महिला से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दलित ट्राइबल समाज से महिला भी हैं। तो आदिवासी समाज के बड़े चेहरा हैं हेमंत सोरेन और वो भी इंडिया गठबंधन के एक बड़े तुरूप के पत्ता साबित हो सकते हैं। और उसके बाद कांग्रेस खेमे की बात करें तो खड़गे वो नाम है जो कांग्रेस को बैकफुट से फ्रंट फुट पर ला सकते हैं। और उसके अलावा कांग्रेस में शायद ही कोई नेता हो जो इंडिया गठबंधन को फायदा कराता दिख रहा हो, खड़गे के अलावा शायद ही कोई नेता हो। तो यह वस्तु स्थिति। अब इसमें सामंजस्य कैसा होगा? नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। संयोजक का मतलब पीएम नहीं भी हो सकता है। मायावती जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं नीतीश कुमार राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। अखिलेश यादव को कहा जा सकता है कि आप मुख्यमंत्री बनिए। आकाश आनंद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हेमंत सोरेन ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पार्टी के लोगों को दी जा सकती है। तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका हो सकती है केंद्र में, वो गृह मंत्री बनाया जा सकते हैं। या फिर नीतीश कुमार केंद्र में आते हैं तो वो नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं बिहार के तेजस्वी यादव। तो कोई लड़ाई नहीं है। खड़गे जी को एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कांग्रेस को एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उनकी अलग तरह की भूमिका हो सकती है। वो सोनिया गांधी की भूमिका में संयोजक बन सकते हैं। तो ये बात तय है कि यही वो 5 नेता हैं। और उसके बाद बहुजन समाज को और जो कुछ SC ST, देखिए धर्म के नाम पर जो वोट है वो तो जाएगा बीजेपी को। इनके अलावा कुछ बड़े प्लेयर हैं, चाहे चंद्रशेखर राय जो आरजेडी के हैं और बिहार के मंत्री हैं,
राजेंद्र पाल गौतम जो सोशल जस्टिस मंत्री थे अभी विधायक हैं, उदयनिधि स्टालिन, और उसके बाद में फिर बता दूं जिनको मीडिया विवादित कहता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, और उसके बाद अब एक जो नए बिहार में एक और आरजेडी के विधायक हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, फतेह सिंह। तो ये 5 चेहरे हैं, अगर इनको देश भर में कैंपेन कराया जाए और खासकर हिंदी पट्टी में उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये जो मीडिया आपको कहता है ना कि ये धर्म के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सोशल जस्टिस के मजबूत नेता हैं और दलित पिछड़े आदिवासियों में इनका बड़ा क्रेज है। और बीजेपी के हिंदू राजनीति का काट सोशल जस्टिस हो सकते हैं। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा करने पर सवाल उठ रहा है, उसमें हिंदू समाज के जो वोटर हैं वो कहां एक्सेप्ट करने वाले हैं गैर बीजेपी दलों को। तो सवाल है कि धर्म के नाम पर अगर ये तमाम दल राजनीति करेंगे तो धर्म के नाम पर तो अभी फिलहाल वोट बीजेपी को मिलेगा, चाहे आप हमसे लिखवा लीजिए। सोशल जस्टिस के नाम पर ही इनको राजनीति करनी पड़ेगी और ये वो 4-5 बड़े चेहरे हैं जो सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही हैं, इनसे कैंपेन कराया जा सकता है। मायावती जी, नीतीश कुमार, इनको केंद्र में रखकर अगर इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे इनको प्रोजेक्ट करके या नीतीश कुमार को संयोजक प्रोजेक्ट करके अखिलेश यादव को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया जा सकता है। तेजस्वी यूपी बिहार के सीएम बन सकते हैं, हेमंत सोरेन सीएम है, उनको भी बड़ी, ये वो बड़ा चेहरा है। गृह मंत्री बनाया जा सकता है उदयनिधि स्टालिन को, वो शानदार है, देश की कानून व्यवस्था को समझते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जिस पर विपक्ष को चलना पड़ेगा। खड़गे जी को बड़े सम्मान के साथ देना पड़ेगा, तब जाकर इंडिया गठबंधन मुकम्मल होता है। और एक जो सबसे खास बात, बीजेपी की वो रणनीति तो अपनानी पड़ेगी, जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, 15-18% मुस्लिम समाज को, और वो टिकट दलित पिछड़े आदिवासियों को देती है, उसी तरह से सवर्ण समाज का टिकट काट कर, क्योंकि सवर्ण आपको वोट देंगे नहीं, वो धर्म के नाम पर, आरक्षण के पक्ष में, सोशल जस्टिस के खिलाफ बीजेपी को वोट करते हैं। तो जो SC ST OBC की कम्युनिटी जाति के नाम पर भी वोट करती है, उन लोगों में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, उनको अपना वोट देना पड़ेगा। और बिहार में अगर चिराग पासवान, मुकेश सहनी जैसे लोग आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, तो उनका भी स्वागत करना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। और जो टिकट वो सवर्णों पर बांटते हैं, सवर्ण समाज को देते हैं, क्योंकि सवर्ण उनको वोट नहीं करता। अगर इंडिया गठबंधन ये खेल नहीं समझ पाएगा कि सवर्णों को टिकट देना मतलब बीजेपी को मजबूत करना है, जैसे अगर मुसलमानों को टिकट दे बीजेपी तो तुरंत एक्सपोज हो जाएगी, लोग कहेंगे कि ये तो मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं, फिर हिंदू फोल्ड टूट जाएगा। तो अगर सवर्ण को विपक्षी दल टिकट नहीं देते हैं तो उनका सोशल जस्टिस का फोल्ड जो है वो मजबूत होगा, और SC ST का वो टिकट बढ़ा सकते हैं, OBC का टिकट बढ़ा सकते हैं, किसान कम्युनिटी का टिकट बढ़ा सकते हैं। और ये लोग जो कम्युनिटी के आधार पर वोट करते हैं उसका सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी धर्म और जाति दोनों की राजनीति कर रही है और इसीलिए वो सफल हो रही है। विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा, तब जाकर इनको सफलता मिल सकती है। आप लोग मेरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।